जय हिंद बच्चों। तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं और न्यू बुक से जो नया वर्जन है 2025-26 का, उससे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 और चैप्टर 1 हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग ये देखेंगे, जैसे आप लोगों को ये सामने दिखाई दे रहा है कि ये 4 पॉइंट दिया गया है। तो जैसे ये चैप्टर 1 में हमें पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में ये 4 पॉइंट सामने लिखा गया है। ठीक है ना, कि टोटल हमें चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है। तो पहले उसके बारे में देख लें हम लोग, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। ठीक। अब जैसा कि चैप्टर 1 आप लोग देख ही रहे हैं, चैप्टर 1 का नाम वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर चैप्टर 1 में ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है। पहला क्या है, तो पहला पॉइंट है संख्याओं के प्रकार। ठीक है, ये देखो जी, संख्याओं के प्रकार, ये पहला पॉइंट है। तो ये आएगा रिवीजन में होगा, ये जो पिछले क्लासों में आप लोगों को बताया गया होगा। ठीक है ना, संख्याओं के प्रकार। तो इसमें पहले हम लोग संख्याओं के प्रकार ये रिवीजन करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद तब आप लोगों का जो है क्लास 10 का सिलेबस शुरू होगा। और क्लास 10 का जो सिलेबस शुरू होगा तो उसमें शुरू करते ही सबसे पहले ये दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है ना, देखो ये दूसरा पॉइंट पढ़ा जाएगा फिर, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये एक प्रमेय है, उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, कि ये प्रमेय क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो ये तीसरा पॉइंट आप लोग देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दी गई संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। मतलब ये जो तीसरा पॉइंट है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दी गई संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है ना। तो ये प्रश्नावली 1.1 में ही आप लोगों को मिलेगा। ओके, प्रश्नावली 1.1 में ही आप लोगों को मिलेगा। उसमें बताया जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दी गई संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। ओके। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 में, तो उसमें जो है अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप लोग यहाँ सामने देख रहे हैं, ये चौथा पॉइंट है। ठीक है ना। यहाँ पर उपपत्ति लिखा गया है कि कड़ी में 2, कड़ी में 3 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं। ये सब जैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये काम होगा प्रश्नावली 1.1 के बाद, अपरिमेय संख्या वाला। ठीक है ना। तो पहले मतलब कि प्रश्नावली 1.1 में आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करना है। ठीक है ना। बाकी एकदम आसान चैप्टर है, बिल्कुल ही आसान। हम लोग एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में, सरल भाषा में। ठीक है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, संख्याओं के प्रकार। देखो पहला हेडिंग, संख्याओं के प्रकार। इसमें 10 प्रकार आप लोगों को पढ़ना है कुल। तो ये पहला हेडिंग हम लोग देख लें, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। देखें, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा है, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो आप लोग गिनती पढ़े हैं पिछले क्लासों में, मतलब कि वो छोटे क्लासों में, क्लास फर्स्ट में, क्लास सेकेंड में, यूकेजी में, ठीक है ना, एलकेजी में जो गिनती आप लोगों को बताया गया है, उसी को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। देखें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, मतलब ये गिनती वाली नंबर अनंत तक, ये सब प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, देखो, तो इसकी परिभाषा है, यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तब वह समूह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। जैसे मतलब कि ये देखो, ये पहले यहां से ये सब प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है ना, और उसमें ये 0 को भी शामिल कर दिया गया, तो अब यही समूह पूर्ण संख्याओं का समूह बन गया। यानी कि प्राकृत संख्याएं जो गिनती वाली नंबर है वो तो है ही, उसमें 0 को भी हम शामिल कर दें तो अब होल नंबर, पूरा का पूरा होल नंबर बन गया। ठीक है ना। देखो, तो ये आप लोग का ये दूसरा भी पॉइंट पूरा हुआ। बस याद करते चलना है, प्राकृत संख्या मतलब जो गिनती वाली नंबर है वो प्राकृत संख्या उसे कहते हैं, और उसी गिनती वाले नंबर में ही अगर 0 को शामिल करके अगर स्टार्टिंग किया जाए तो भाई वो पूर्ण संख्या अब हो गई। ठीक है, तो यानी ये दूसरा पॉइंट भी आप लोगों का ओके। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा पॉइंट आ गया जी, पूर्णांक, और इसमें 10 पॉइंट आप लोग को पढ़ना है, 10 प्रकार पढ़ना है। ठीक है ना।
तो ये तीसरा प्रकार देख लो। तीसरा प्रकार है पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है ना, इंटीजर पूर्णांक किसे कहते हैं। तो देखो ये भी परिभाषा है, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक मान भी शामिल कर दिया जाए तब वह समूह पूर्णांक कहलाता है। देखो जी, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक मान भी शामिल कर दिया जाए तब वह समूह पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे देखो यहाँ पर जैसे जो गिनती वाली नंबर है वो तो है ही, ठीक है ना, उसके बाद जीरो भी है, ओके, और फिर जो गिनती वाली नंबर है वो देखो इधर माइनस में भी हो रहा है, यानी कि जीरो बीचों बीच में है, फिर राइट में प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जो गिनती वाली नंबर है इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। और उसके बाद इधर लेफ्ट में देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ऐसे माइनस गिनती वाली नंबर ही माइनस में है, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक। तो इन सबको हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक, ठीक है ना। अब देखो जी नीचे पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब ये कि जीरो के राइट में प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये सब जो है देखो जी ये इधर से ये राइट में जीरो के राइट में ये सब प्लस में है तो धनात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है। और इधर जीरो के लेफ्ट में देखो जी ये सब माइनस में है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इनफाइनाइट गिनती वाले ही नंबर माइनस में है, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया तब, ठीक है ना। यानी कि पता ये चल रहा है कि जो प्राकृत संख्या है तब उसको हम धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। देख लो, जो प्राकृत नंबर है उसको हम धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों का ये तीसरा पॉइंट भी ओके हुआ। देख लें पूर्णांक क्या क्या होता है। पूर्णांक पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा है ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q कोई पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं जीरो है, तथा q बराबर नहीं जीरो है, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 -3/4 0 7 -3 5/7 इत्यादि। मतलब ये कि जो बटे में हो जाए, जो संख्या बटे में है अगर, तो वो परिमेय संख्या है। मतलब ये शॉर्टकट, ठीक है ना, शॉर्टकट। ये जैसे आप लोग देख लें, जैसे मान लो कि तुम कुछ भी लिख दो, तुम 7/8 लिख दो, परिमेय संख्या है, ठीक। ये जीरो भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे तो हम एक कर ही सकते हैं। मतलब जो बटे में हो जाए वो परिमेय संख्या है। अभी देखो -3 है तो -3 के बटे भी हम एक कर सकते हैं, यानी ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। 5/7 तो 5/7 तो भाई देखो 5/7 तो वो तो बटे में है ही, 5/7 तो ऑटोमेटिक परिमेय संख्या है। यानी कि अब आप लोग को याद रखना है कि मतलब कि शॉर्टकट जो बटे में हो जाए वो परिमेय संख्या है, बटे में, ठीक है, जिसमें अंश और हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक क्या है तो उसके बारे में पीछे आप लोगों को बताया गया है, ठीक है ना। देख लो ऐसे बहुत सारे हम परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा हेडिंग देखो जी, परिमेय मतलब अपरिमेय संख्या। ये देखो पांचवा हेडिंग अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जहां q बराबर नहीं जीरो है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि q की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये बराबर नहीं का चिन्ह है, ठीक है ना, बराबर नहीं, q बराबर नहीं जीरो है तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3 √5 इत्यादि। मतलब ये कि शॉर्टकट में जो कड़ी में आ जाए, देखो जी √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, ठीक है ना, √7 अपरिमेय है। मतलब कि अगर करड़ी लगा हुआ है, करड़ी चिन्ह लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो आप लोग को समझ जाना है कि हाँ भाई ये अपरिमेय संख्या है। मतलब एक पहचान, जैसे देख कर पहचान, अगर रूट लगा हुआ है, रूट नहीं हट रहा है तो, ठीक है ना, रूट लगा हुआ है अगर तो वो अपरिमेय संख्या। यानी कि जैसे आप लोग एक पहचान बना सकते हैं कि रूट में है अगर कोई संख्या तो अपरिमेय है, बटे उटे में है अगर तो फिर भाई परिमेय है, ठीक है ना। देख लें, तो ये सब याद कर लेना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या मतलब कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याओं का समूह कहते हैं। जैसे मतलब कि परिमेय भी हो और अपरिमेय, जितनी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी अपरिमेय हैं सबको मिला दिया जाए तो वह समूह वास्तविक संख्याओं का समूह बन जाता है। ठीक है ना? अर्थात मतलब जितनी भी ये बटे वाली संख्या हो, जैसे 3/4, ये देखो ये परिमेय है, -2/3 परिमेय है, 5 परिमेय है, 0 परिमेय है, -7 परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है। ठीक है ना? ऐसे ऐसे बहुत सारे, मतलब कि जितनी परिमेय है और जितनी अपरिमेय है सब जो है सबको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना? देख लो। तो आगे बढ़ते हैं फिर 7वां नंबर। ये देखो जी, सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? तो भाई जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक, देख लो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 इत्यादि। देख लो, जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है ना? अब 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित है तो भाई अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, देख लें। जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वो सम संख्या है, कोई झंझट ही नहीं है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये आ गया जी 8वां नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर। देखो जी, विषम संख्या, ऑड नंबर। तो जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25। ठीक है ना? ये सब विषम संख्याएं हैं। तो अब ये भी बताने की जरूरत नहीं, देख लो, याद हो गया होगा। जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक। उसके बाद देखो जी, 9वां हेडिंग, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ये परिभाषा देखो, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी भी एक अन्य संख्या से अगर विभाजित हो गया तो वो भाज्य संख्या है। जैसे 4, अब देखो 4 2 से विभाजित है, 6 2 से और 3 दोनों से विभाजित है, 8 2 से विभाजित है, 9 भी 3 से विभाजित है, 10 2 से विभाजित है, 12 2 से विभाजित हो जाएगा, 14 भी देखो 2 से 7 से विभाजित हो जाएगा, 15 जो है 3 से हो जाएगा, 5 से भी होगा, 16 2 से होगा। ठीक है ना? तो मतलब देख लो, ये सारी संख्याएं जो है विभाजित हो रही हैं, किसी न किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जा रही हैं, तो ये सब भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना? 16 के बाद 18 भी है। ठीक है ना? 18 है, उसके बाद 20 है, फिर 21 है, 21 भी 3 से विभाजित हो रहा है तो फिर भाज्य संख्या है। 22 भी है, उसके बाद 23 नहीं है, 24 है। ठीक है ना? फिर 25 भी है। यानी कि ये सब देखो, ये सब जो है विभाजित हो रही हैं, किसी न किसी संख्या से ये सब जो है विभाजित हो जा रही हैं, कट जा रही हैं, तो ये सब भाज्य संख्या है। ठीक। और इसी का उल्टा होता है अभाज्य। देखो, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। मतलब कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जो स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित ना होने पाए, यानी कि शॉर्टकट में मतलब वो कटने ना पाए, किसी भी संख्या से वो डिवाइड ना होने पाए, कटने ना पाए। ठीक है ना? तो वो सब अभाज्य संख्या है। जैसे देखो, 2 किसी से नहीं कटेगा, 3 भी देखो किसी से नहीं कटेगा, केवल स्वयं से कटेगा बस। 5 भी देखो किसी से नहीं, 7 भी किसी से नहीं कटेगा, मतलब स्वयं को छोड़कर। ठीक है ना? 11 भी देखो स्वयं को छोड़कर किसी से नहीं कटेगा, 13 भी, 17 भी। ठीक है? उसके बाद 17 के बाद जो है आ जाएगा आप लोग का 19 हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद 20, 21, 22, 23 होगा। फिर इसके बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 होगा। फिर उसके बाद 31 हो जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे हो जाएंगे।
ये देखो, ये सारे जो है संख्याएं ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही हैं, किसी से वो नहीं होंगी डिवाइड, स्वयं को छोड़ के, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये सब ऐसे नंबर जो है भाज्य अभाज्य संख्याएं सब कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ये 10 प्रकार आप लोग का हो गया जी। एक बार और देख लिया जाए शॉर्ट थोड़ा सा। ये देखो जी, पहला प्रकार प्राकृत संख्या, दूसरा प्रकार है पूर्ण संख्या, तीसरा प्रकार पूर्णांक, चौथा प्रकार परिमेय संख्या, पांचवा प्रकार अपरिमेय संख्या, छठा प्रकार वास्तविक संख्या, सातवां जो है सम संख्या, आठवां प्रकार विषम संख्या, नौवां प्रकार भाज्य संख्या और 10वां प्रकार अभाज्य संख्या। ये क्या क्या है आप लोग एक बार और पीछे से रिवाइज करके अच्छे से याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था भाई संख्याओं के प्रकार जो रिवीजन में चला, ठीक है ना, पहला पॉइंट। अब हम लोग जो है दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरे पॉइंट में क्या था जी, थोड़ा देख लिया जाए। देखो जी, दूसरे पॉइंट में ये था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब इसके बारे में हम लोग और जानकारी प्राप्त करें, ठीक है ना, कि ये क्या है। और ये जो दूसरा पॉइंट है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये आप लोगों के क्लास 10 का सिलेबस है, ठीक है ना। क्लास 10 में ये नियम दे रखा है। तो अब क्लास 10 का आप लोगों का जो है मैथ शुरू हुआ है। बाकी अभी जो संख्याओं के प्रकार चला है ये पिछले क्लासों का रिवीजन चला है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। देखो जी, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है ना, ये क्या है अब देखा जाए। तो इसमें जो है कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक, तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं। मतलब ये कि कहना है इसमें कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। व्यक्त करना मतलब कि वही लिखना, ठीक है ना। अब भाज्य संख्या क्या क्या है, तो अभी पीछे हम लोग अभी मतलब डिस्कस किए हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो जी, जैसे भाज्य संख्या ये है, मतलब कि अभी मतलब हम लोग पीछे देखे हैं, जैसे 4 हुआ, 8 हुआ, उसके बाद 6 भी हुआ, ठीक है ना, उसके बाद 9 हो गया जी, 10 हो गया, ऐसे 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, ठीक है ना। देखो 33 भी है। उसके बाद ऐसे ऐसे मतलब भाज्य संख्या, मतलब वो कटने वाला हो जैसे, ठीक है ना। तो यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात गुणनखंड करना है यहाँ पर। और गुणनखंड आप लोग पिछले क्लासों में बहुत पढ़े होंगे, खूब पढ़े होंगे, ठीक है ना। गुणनखंड करना है, जैसे अभी 4 का देखो हम लोग गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। 4 का ये लोग गुणनखंड किया जाए तो 2 दूना 4 और फिर 2 एकन्नम 2, देखो 4 का हो गया गुणनखंड, ठीक। 4 को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए। लो जी देखो, क्योंकि 2 अभाज्य है ही, ठीक है ना। देखो ये 2 2 आ रहा है, ये अभाज्य नंबर है। तो 4 भाज्य संख्या है, उसको हम गुणनखंड करके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए। देख लो, यही कह रहा है इसमें जो प्रमेय है। अभी 8 का गुणनखंड कर डालो जी, तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2। देखो जी, 8 एक भाज्य संख्या है और उसका गुणनखंड करके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, देखो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए हम लोग। 2 2 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 अभाज्य संख्या है ही, ठीक है। ऐसे ही 6 का भी गुणनखंड कर सकते हैं, 9 का भी कर सकते हैं, 10 का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे मान लो कि 36 का गुणनखंड मान लो जैसे करना है, अगर 36 का गुणनखंड करो, 36 जो है भाज्य संख्या है, 36 भाज्य संख्या, तो इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग और 36 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लोग लिखेंगे, व्यक्त करेंगे। अभी देखो तो काटो, 2 से कट रहा है, फिर काटो, फिर काटो,
फिर 3 से देखो ऐसे, यानी कि 36 के जगह पर ये देखो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। ये देखो 36 एक भाज्य संख्या है और इसका गुणनखंड करके हम लोग इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए हम लोग। देख लो जी, बस जो प्रमेय है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय वो यही है, यही कह रहा है वो कि एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है ना। और उसमें क्रम के बारे में भी बता रहा है कि क्रम मतलब ये कि जैसे जैसे भाई सामने 36 का हम लोग गुणनखंड किए हैं तो आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो इसमें ये कह रहा है कि 3 पहले 2 बाद में, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। ये क्रम बदल सकता है, 3 से तुम पहले काट दो, 2 से बाद में काटो, ये तो हो सकता है, ऐसा क्रम बदल सकता है। लेकिन कभी भी काटना है तो हमेशा अभाज्य नंबर से ही काटना है, कभी भी। ठीक है ना। देख लो, कभी भी काटना है तो अभाज्य नंबर से ही काटा जाता है। अब हम लोग 4 से नहीं, कभी भी 4 से मत काटना आप लोग, कभी भी 6 से मत काटना, कभी भी 9 से मत काटना। ठीक है ना। जब भी काटना तो अभाज्य संख्या से ही काटा, मतलब काटा जाता है, तुम लोग काटना। ठीक। तो यही प्रमेय है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यही प्रमेय है। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब बेसिक तो हो गया इसमें। अब हम लोग जो है प्रश्नावली 1.1 शुरू करेंगे और इसमें आप लोगों को गुणनखंड मतलब ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना होगा उसमें, तो फिर बताया जाएगा जो भी नियम होगा। लेकिन प्रश्नावली 1.1 के पहले हम लोग जो है उदाहरण क्लियर करेंगे। प्रश्नावली 1.1 के पहले 4 उदाहरण दे रखा है, उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3, उदाहरण 4। ठीक है ना। तो पहले हम लोग ये चारों उदाहरण ओके करेंगे, उसके बाद तब प्रश्नावली 1.1 शुरू किया जाएगा। ठीक है ना। तो बस अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है और इसके अगले वीडियो में हम लोग चारों उदाहरण ओके करेंगे और उसके बाद प्रश्नावली 1.1 सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना। तो अब इस वीडियो में रहने दिया जा रहा है इतना ही। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचता रहे। हम लोग ऐसे ही विस्तार से बिल्कुल क्लास 10 मैथ सीरियल वाइज बिल्कुल अध्ययन करेंगे और कंप्लीट जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग ऐसे ही लगे रहेंगे। और सबसे लास्ट में आप लोगों को कई मॉडल पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा, मतलब कि 70 में 70 का टारगेट, 100 में 100 का टारगेट लेके लेंगे। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।